तो बच्चों, अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास का जो भी कंसेप्ट सीखा, वो डिस्क्रीट मास सिस्टम्स के लिए सीखा। यानी कि वहाँ पे हमारा सिस्टम डिफरेंट पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम्स या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पहले तो समझ लें कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। आपकी स्क्रीन पर जो बॉडी दिख रही है येलो कलर की, देखिए और पहचानिए कि क्या ये अलग-अलग पॉइंट से मिलके बनी हुई है? नहीं। अगर हम इसे देखें तो इसकी एक डेफ़िनेट बाउंड्री है और साथ ही साथ इसमें अलग-अलग पॉइंट्स का कलेक्शन नहीं दिखाया गया है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें हर एक पॉइंट एज़ अ होल बॉडी से कनेक्टेड है, अपने नेबरहुड से कनेक्टेड है। या हम आसान भाषा में बोलें तो एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान इस बात से होती है कि उसमें गैप्स ना हो। पहले थ्योरी में जो हमने पढ़ा वो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन था। वहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में गैप्स भी थे, अलग-अलग पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना था सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम ऑल्दो पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी गैप कंसीडर नहीं करते। पूरी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन हम कंटिन्यूअस मानते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे कहीं पे भी गैप्स नहीं दर्शाया गया है। तो इस तरह से जब हम एक सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो हम इसका ये समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रीटमेंट है। तो बच्चों, पहले तो चीज़ें आसान थीं। आपको पॉइंट मास दिया हुआ है, उसकी पोज़ीशन दी हुई है, यानी कि उसका लाइक पोज़ीशन वेक्टर दिया हुआ है और आप फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सेंटर ऑफ मास मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा जानना कि कंटीन्यूअस मास सिस्टम्स के लिए इस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करें। तो बच्चों, बेसिक कांसेप्ट यहाँ पर भी सेम है। आपको ये नहीं भूलना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अगेन मैं दोहराना चाहूँगा, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके आसपास मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन है, वो एक समान है। या दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि यह वो बिंदु होता है किसी भी सिस्टम में जहाँ पर हम मानते हैं कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है या फोकस्ड है। तो बच्चों याद करिए, जो फॉर्मूला था आपके सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्क्रीट सिस्टम में कि RCOM इज इक्वल टू समेशन MIRI डिवाइडेड बाय टोटल M, कुछ उसी तरह का यहाँ पे भी सेटअप है। आपको क्या करना होगा, एक एलिमेंट मास कंसीडर करना होगा। जैसे हम वहाँ पे पॉइंट मास लेते थे, वहाँ पे यहाँ पे आप एक एलिमेंट मास लीजिए। अब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे अगर, तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए इंटीग्रल ऑफ RdM डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। अब बच्चों, अगर आप इसको पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इंटीग्रल की जगह समेशन का साइन था और प्रोडक्ट लगभग वही था। वहाँ पे आप एक रैंडम मास चुनते हैं जिसको आप MI से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट मास चुना है जिसे मैं DM से इंडिकेट कर रहा हूँ और R उसका पोजीशन वेक्टर होगा। डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DM, यानी कि आप ऐसे छोटे-छोटे जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं, सारे एलिमेंट्स के मासेस का सम होगा। तो बेसिकली ये आपके सिस्टम का मास, या यूं कहें कि ये टोटल मास निकल कर आएगा। तो बच्चों, ये फॉर्मूला जो डेवलप करा गया है ये उसी तर्ज पे डेवलप करा गया है। अब चूंकि हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए थ्री डायमेंशंस में हमें उसके तीनों कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो प्रोसीजर वही है, हमने जो इन जनरल आर के लिए किया, आर वेक्टर के लिए किया, हम एक्स वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। एक्स यानी कि एक्स डी एम, मतलब उस एलिमेंट का मास मल्टीप्लाइड बाय उस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट। इसका हम इंटीग्रल करेंगे। बेसिकली बच्चों, ये जो है आपका डीएम जो है ये एक फंक्शन के फॉर्म में आएगा। उस फंक्शन को हम यानी एक्स, उसकी लोकेशन को हम एम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और कैपिटल एम तो आपको सिस्टम का मास होगा।
तो यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा-सा इंटीग्रेशन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ फंक्शंस भी मिलेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफ़ॉर्म हो। कंटीन्यूअस तो होगा बच्चों, लेकिन यूनिफ़ॉर्म होना मतलब कि हर जगह एक समान हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसी तर्ज पे हम वाई कोऑर्डिनेट और ज़ेड कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ये फ़ॉर्मूले बच्चों नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 यानी कि ये तीनों ही फ़ॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप एकदम याद कर लें और इनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, हमें इसे अप्लाई करना है कैसे, ये हम आगे देखते हैं। तो ज़रा जो सीखा है कंटीन्यूअस बॉडीज़ के लिए कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमने सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट सीखा है, आइए हम उसे अप्लाई करके देखते हैं। आपके लिए सवाल है, एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है जिसका मास m है, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ l है, आपको उसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। अब आप में से कुछ तेज़ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर यूनिफ़ॉर्म रॉड है तो आपने तो पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफ़ॉर्म है, तो उसकी लंबाई में जो उसका मिड पॉइंट होगा, वही उसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बार आप मैथमेटिकली सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने जो कंटीन्यूअस बॉडीज़ के लिए कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीखा, हम वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन वाला। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों कि आपको एलिमेंट कंसीडर करना है। मैंने जो कि ये रॉड एल लंबाई वाली रॉड में मैंने एक छोटा-सा मास एलिमेंट लिया, एक उसका एक छोटा-सा टुकड़ा लिया, जिसकी विड्थ मैंने dx मानी और उस मास एलिमेंट की मैंने उसके एक सिरे से एक एंड से दूरी x मान ली। आप किसी भी एंड को ओरिजिन पे कंसीडर कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस मास एलिमेंट के लिए सॉल्व करूँगा। तो जो मेरा स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला है, मैं यहाँ पर अप्लाई करके देखता हूँ। अच्छा बच्चों मुझे ये बताइए, ये जो मास एलिमेंट मैंने लिया है, इसका भी कुछ मास होगा? अगर टोटल रॉड का मास कैपिटल M है, तो इसका भी कुछ मास होना चाहिए। वो कैसे मालूम करें? देखते हैं। चूँकि रॉड यूनिफ़ॉर्म है बच्चों, तो हम एक फ़ंक्शन या एक दूसरा फिज़िकल क्वांटिटी लैम्ब्डा से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लैम्ब्डा इज़ द मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि हर एक उसकी पर यूनिट लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये वो दर्शाता है लैम्ब्डा। तो हम dm को लैम्ब्डा dx लिख सकते हैं कि अगर पर यूनिट लेंथ में लैम्ब्डा जितना मास कंसंट्रेटेड है, तो dx विड्थ की जो लेंथ होगी उसमें लैम्ब्डा dx मास कंसंट्रेटेड होगा। अच्छा, तो अब अगला स्टेप है कि आप dm की वैल्यू वापस इस फॉर्मूले में पुट करें और इसे सॉल्व करें। जी हाँ, हमने पुट कर दिया। x तो x ही होगा, चूँकि वो आपके ओरिजिन से आपके एलिमेंट की क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x दूरी है और dm की वैल्यू आपने लैम्ब्डा dx तो रख ही दी। अब आप ये समझिए बच्चों, अगर आपको पूरी रॉड के लिए कंसीडर करना है, तो आपको एलिमेंट की इनिशियल पोजीशन उसके एक एंड पे लेनी होगी और दूसरी पोजीशन उसके दूसरे एंड पे लेनी होगी। तभी हम इन छोटे-छोटे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम एक पूरी रॉड तैयार कर पाएँगे। तो बस आगे तो मैथमेटिक्स है, बहुत ही छोटा-सा इंटीग्रेशन है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। x का हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये x स्क्वायर बाय 2 होगा। आपने यहाँ पे बस लिमिट पुट करनी है 0 से L तक, जैसा कि मैंने बताया। 0 रॉड के एक एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, L रॉड के दूसरे एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू यानी कि सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू L/2 निकल के आई। तो बच्चों वही सिद्धांत जो हमने सीखा सबसे पहले वीडियो में, यहाँ पर हमने उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया। अब हमने रॉड के लिए तो ये प्रूफ कर पाए,
लेकिन बेसबॉल बैट या गदा के केस में थोड़ा-सा मुश्किल जाएगी, क्योंकि वो दोनों भी कंटीन्यूअस बॉडीज़ तो हैं, लेकिन उनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो वो अगर किसी फ़ंक्शन से हम डिफ़ाइन कर लें, तो हमारे लिए थोड़ा-सा सहूलियत हो सकती है। अब यहाँ पे हमने वाई और ज़ेड इसलिए माना है, हमने ये एज़्यूम कर लिया है बच्चों कि ये रॉड बहुत मोटी नहीं है। ये शीट अगर होती तो हम वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी इसका निकालते, इसके सेंटर ऑफ मास का। तो फाइनली यही आंसर हमारा निकल के आया कि रॉड के सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, बशर्ते रॉड का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। ये आप रटेंगे नहीं कि रॉड है तो सेंटर में ही होगा। यूनिफ़ॉर्म रॉड है तो सेंटर में होगा बच्चों। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर कुछ सुंदर-सुंदर चित्र बने हुए हैं। आप ये समझिए कि जो चारों ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये कैसे हैं? ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों। सिमेट्रिक मतलब कि किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको विभाजित कर दें, टुकड़े-टुकड़े कर दें इसके अलग-अलग, तो वो टुकड़े एक समान होंगे, वो सिमेट्रिक होंगे, वो एक दूसरे की कॉपी होंगे। जैसे अगर मैं ये जो पॉइंट है, ये बिंदु है, ये आपके इस रेक्टेंगुलर शीट के दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस पॉइंट के अबाउट जो मास होगा, वो इस शीट के लिए यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिमिलरली इस क्यूबॉइड के लिए ये जो बिंदु होगा, ये इनके अपोजिट फेसेस वाले वर्टाइसेस को जॉइन करने वाले डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सिमिलरली ये आपके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फिगर्स हैं, ये सिमेट्रिकल बॉडीज़ के फिगर्स हैं, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वही इनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये फैक्ट है, आप इसे याद कर लें। ये इससे सहूलियत होती है कई बार, क्वेश्चंस में समय हम बचा लेते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनस बॉडीज, अ बॉडी विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, लाई एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर्स। तो लो बच्चों, वो सवाल आ गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि एक रॉड है एल लंबाई की, एक्स एक्सिस में हमने उसे प्लेस करा है, ठीक है। द लीनियर डेंसिटी यानी कि उसकी मास डेंसिटी, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो कांस्टेंट नहीं है बच्चों, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये बच्चों वही जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले बार रॉड के केस में, इस बार जो रॉड आई है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की नहीं आई है। तो फिर आप यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, आपको सॉल्व करना होगा। मैं हिंट दे देता हूँ बच्चों और आपको समय देता हूँ, आप स्वयं सॉल्व करें। पहला स्टेप है, आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना है रॉड में। दूसरा स्टेप, उस एलिमेंट की आप एक सिरे से दूरी ले लो। आप किस सिरे से लोगे बच्चों? x इक्वल टू 0 से लोगे। आप उसे x मान लो, मान लिया। उसके बाद आप वही फॉर्मूला लगाएं सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट के लिए जो आप लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। वहाँ पे डीएम होगा आपके एलिमेंट का मास, और वो आप निकाल सकते हैं। अगेन वो होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो मैं समय देता हूँ बच्चों आपको, 2 मिनट का, आप सॉल्व करें। चलिए फिर से उन्हीं स्टेप्स को हम दोहराते हैं। हमने एलिमेंट लिया, जी हाँ, एलिमेंट ले लिया। उसकी एक सिरे से दूरी x मान ली, जी हाँ, बिल्कुल, दूरी x मान ली। अब हमें क्या करना है? इसके लिए फॉर्मूला लिखना है। जी बिल्कुल, लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहाँ पे आपको डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। डीएम क्या है बच्चों? अगेन
ये जो एलिमेंट आपने चुना है इसका मास dm कहलाएगा, ठीक है? ये लैम्ब्डा dx होगा। लैम्ब्डा क्या है? ये मास डेंसिटी फंक्शन है बच्चों। ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ यानी एक-एक यूनिट जैसे-जैसे आप लंबाई में इसके बढ़ते जा रहे हो दूसरे सिरे की ओर, वैसे-वैसे मास कैसे वेरी कर रहा है, इस बात की जानकारी हमें लैम्ब्डा फंक्शन से मिलती है। तो ये dm = लैम्ब्डा dx निकल के आता है। अब अगला स्टेप सबको पता है, हम इस dm की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर दिया सर। आगे आपको इसे सॉल्व करना है। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें, dm जो है, आपको अगर ये मालूम करना हो कि पिछले केस में तो आपको कैपिटल M रॉड का मास दे दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको अभी रॉड का टोटल मास भी निकालना होगा, जो कि dm का इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से L के बीच में। तो ये करने पे हमारा टोटल मास निकल के आता है बच्चों AL²/2। अच्छा सर, अब ये जो डिनोमिनेटर में हम टोटल मास रखने वाले हैं, वो भी हमने निकाल लिया। तो समय आ गया है कि हम इंटीग्रेशन ऑफ XDM भी निकालें। ठीक है सर, अब आगे सॉल्व करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ए हमने बाहर निकाला, ये ए इस ए से कैंसिल और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया बच्चों, तो वो x³/3 आया। उसमें हमने लिमिट्स पुट करी 0 से L, 0 से L क्योंकि हमने एलिमेंट बीचों बीच लिया है। हम x=0 पे भी ले सकते थे और x=L पे भी ले सकते थे। जब हम इसको कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ रन कराएंगे तभी हमें टोटल रॉड मिलेगी। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे बच्चों फाइनली वैल्यू 12/3 आ रही है। तो यहाँ पे आपकी रटंत विद्या फेल हो गई। यहाँ पे फाइनली आंसर आया क्वेश्चन सॉल्व करने पर। उसी तरीके से अगर हम y और z कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, तो वहाँ पे आपका जो मास फंक्शन है, जो आपका लैम्ब्डा फंक्शन है, वो x के टर्म्स में डिफाइन है। यानी कि जो भी आपकी रॉड है, उसकी विड्थ और जो उसकी जो मोटाई है, ऊंचाई है, वो नेग्लिजिबल है। z और y के टर्म्स में वो डिफाइन ही नहीं है। तो हम मान रहे हैं कि जो भी उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए एक और सवाल करते हैं और अपने कंसेप्ट को एकदम कॉन्क्रीट की तरह मजबूत कर लेते हैं। 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म स्फीयर्स। आइडेंटिकल हैं मतलब तीनों का ही मास सेम होगा, तीनों का ही रेडियस सेम होगा। यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, तीनों का ही मास 1 केजी और रेडियस 2 मीटर बताया गया है। अब ये सिस्टम कुछ इस तरह से प्लेस हुआ है कि पहला स्फीयर हमने इस तरह से रखा है कि उसका जो सेंटर है बच्चों, वो ओरिजिन पे आ रहा है, और दूसरा स्फीयर और तीसरा स्फीयर हमने एकदम क्लोजली पैक करा है। ये देखिए बीच में कोई गैप नहीं है ना? तो अब इस अरेंजमेंट को, चूंकि हमने एक्स एक्सिस में रखा है इनको, तो इस अरेंजमेंट का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है और उसके बाद अल्टीमेटली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम ओरिजिन। हाँ वही, तो कुल मिला के बात वही है, आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। 2 मिनट का समय देता हूँ बच्चों, आप इसे सॉल्व करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, ये यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, ठीक है। अब इनका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है जी। तो हम इन तीनों ही स्फीयर को पॉइंट मासेस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम 3 पार्टिकल मासेस m1, m2 और m3 इन 3 डिफरेंट लोकेशंस पे रखे हुए मान सकते हैं। अब इस कंसेप्ट का प्रयोग करें तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है।
आइए सॉल्व करके देखते हैं। जी हाँ, पी, क्यू और आर की लोकेशन आपको दी हुई है। निकालना बहुत आसान है। चूँकि हमको आर रेडियस 2 मीटर के बराबर है, तो ये ओरिजिन से लेके ये जो बाउंड्री तक की दूरी है, ये 2r होगी और ये भी 2r और सिमिलरली 2r + 2r ये भी 2r होगी। तो अगर हम P के सेंटर की बात करें तो ये तो 0, 0 हो गया। Q के सेंटर की बात करें तो ये r + r 2r हो गया और ये R के सेंटर की बात करें तो ये 4r हो गया और r की वैल्यू 2 मीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं चाहूँ तो पूरे प्रश्न को r के टर्म्स में सॉल्व कर सकता हूँ। आपकी जैसी इच्छा बच्चों, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सॉल्व करें। बस कंसेप्ट को सही तरीके से अप्लाई करेंगे। ये एक डिस्क्रीट मास सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये आपको स्फीयर्स को देखते ही समझ जाना है। यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूअस बॉडी नहीं दी हुई है। ये जो सिस्टम है बच्चों, ये तीनों स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे कुछ ऐसा कंटिन्यूअस बॉडी टाइप आपको जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो बस एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का यही तरीका है। आप इनके इंडिविजुअल एक्स कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दें। फाइनली ये एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल बन गया। तो एक्स जो है 6r/3 निकल के आ रहा है, तो बेसिकली ये 4 मीटर निकल के आया। वाई की बात करें अगर, तो वाई इसलिए 0 निकल के आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही रखे हैं तीनों ही पॉइंट मासेस। और सिमिलरली अगर आप जेड भी निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। तो डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा और एक्स 4 मीटर है, तो इसकी दूरी जो है ओरिजिन से 4 मीटर निकल कर आ जाएगी। अब बच्चों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि 3 आइडेंटिकल मासेस हैं और वो एक ही लाइन में रखे हुए हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो दोनों में ही एक समान है। तो यहाँ पे आप सिंपल कॉमन सेंस लगा सकते हैं या आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 3 इक्वल मासेस के ऑब्जेक्ट हैं, उनके आपस की दूरी एक बराबर है, तो अगर हम उनके सेंटर पे ध्यान दें, तो उनके सेंटर के लेफ्ट और राइट में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक बराबर है और यही हमारी सेंटर ऑफ मास की डेफिनिशन होती है। तो आप यहाँ पे ऐसे आप कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हैं। बेसिकली ये कॉमन सेंस नहीं है बच्चों, ये फिज़िक्स का ही ज्ञान है, जो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करने पर आएगा।